नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेंद के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार आप इमेजिन करिए कि एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव में जो हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता है, केवल एक वक्त के खाने के लिए। दोस्तों, अब एक बार फिर से इमेजिन करिए कि इसी लड़के ने आगे चल के 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी। दोस्तों, ये कहानी है हुंडई के फाउंडर चंग जू यंग की। दोस्तों, चंग जू यंग का जन्म 1915 में हुआ था। कोरिया के एक छोटे से गांव में उनका एक ही सपना था कि वो आगे चल के एक स्कूल टीचर बनेगा। लेकिन दोस्तों, फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए। उन्हें बचपन में दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ऐसे कई दिन होते थे जब फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। प्रॉपर कपड़े और मेडिकल केयर्स तो दूर की बात थी, चंग जू यंग को लकड़ियां बेचने के लिए कई बार पास के शहर भी जाना होता था। दोस्तों, वहां उन्होंने देखा कि लोगों के पास सफिशिएंट खाना है और उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो भी बिना दिन रात खेतों में काम किए। ये सब देख के वो अपनी गरीबी और अपनी फार्म की लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गए और अपने लिए भी एक बेटर जिंदगी चाहने लगे। दोस्तों, एक दिन उन्होंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में देखा कि पास के एक शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट लगा हुआ है और उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की जरूरत है। ये पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और उनकी धड़कन तेज हो गई। और 1932 में 16 साल की उम्र में चंग ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया। वो अपना घर छोड़कर शहर भागने वाले थे। दोस्तों, एक रात चंग ने अपने एक दोस्त के साथ चुपके से शहर की ओर निकल पड़े। करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद वो कुवान शहर में पहुंचे और वहां कंस्ट्रक्शन लेबर का काम ले लिया। दोस्तों, काम काफी मुश्किल था और कमाई काफी कम थी, लेकिन चंग काफी खुश थे क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे थे। करीब 2 महीने तक ये सिलसिला चला, जिसके बाद वो पकड़े गए। चंग के फादर ने उन्हें ढूंढ लिया था और उन्हें वापस गांव आकर फार्मिंग में लगना पड़ा। उनके लौटने से फैमिली तो काफी खुश थी, लेकिन चंग खुश नहीं थे। इन 2 महीनों के काम ने चंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियर का पैशन जगा दिया था और वो ये भी जानते थे कि खेतों में काम करके वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और इसलिए वो 2 बार और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोनों ही बार उनके फादर उन्हें कुछ ही दिनों में ढूंढ लेते हैं। उसके बाद फाइनली 1934 में जब चंग 18 की एज में हुए तो वो घर से चौथी बार भागने की कोशिश करते हैं और इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता। दोस्तों, वो सोल पहुंचते हैं जो आज के दिन साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहां उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने वो किया। सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन लेबर का काम किया, फिर फैक्ट्री वर्कर का और उसके बाद फाइनली एक राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर और शॉप ऑनर्स उनके काम से इतना इम्प्रेस थे कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। इसके बाद चंग ने काफी मेहनत की और अपने बलबूते ही शॉप को ग्रो किया। दोस्तों, 1937 में स्टोर के ऑनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइज फैसला लिया। दोस्तों, चंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग एक एम्प्लॉय से बिजनेसमैन के ऑनर बन चुके थे। अगले 2 सालों में चंग ने और ज्यादा मेहनत की और मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड की, जिसके चलते बिजनेस और भी तेजी से ग्रो हुआ। और तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस समय कोरिया में जापान का रूल था। जापानीज चाहते थे कि उनकी मिलिट्री को वॉर के समय सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस शॉप्स की ओनरशिप ले ली। चंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई और सालों की मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। चंग काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि चंग का यही सोचना था, अगर मैं दिलो जान से कुछ भी काम करूंगा तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। इस सोच के साथ वो ऐसे बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो। बहुत जल्द उन्होंने कार रिपेयर बिजनेस में एंट्री किया और 1940 में 3000 वॉन का लोन लेके चंग ने एडो सर्विस गैरेज खोला। लेकिन इस बार किस्मत इतनी खराब थी कि खुलने के 1 महीने बाद ही गैरेज में आग लग गई और सब जल के राख हो गया। चंग की सिचुएशन काफी डिफिकल्ट थी।
उन्हें अपना लोन चुकाना था और कस्टमर को भी आग से होने वाले उनके लॉसेस के लिए कंपनसेट करना था। दोस्तों, अगर एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में इजीली हार मान सकता था, लेकिन चंग ने हमेशा इसी तरह प्रॉब्लम्स को फेस किया था। उन्होंने 3,500 वॉन का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैरेज खोला। चंग ने देखा कि कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी कार रिपेयर होने में कई हफ्ते लग जाते थे। इसलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहां कॉम्पिटिटर को एक कार में 20 दिन लग जाते थे रिपेयर के लिए, वहीं चंग का गैरेज उसी कार रिपेयर को 5 दिन में कर देता था। उनका गैरेज इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 सालों में यानी 1943 तक उनकी वर्क फोर्स 80 एम्प्लॉय तक ग्रो हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग ने अपना पूरा लोन रीपे कर दिया था और फैमिली को भी सोल में सेटल कर दिया था। दोस्तों, बिजनेस तेजी से ग्रो हो ही रहा था और तभी एक और मेजर डिजास्टर हो गया। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने थे, इसलिए जापान ने उनके गैरेज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट से मर्ज कर दिया। एक बार फिर से उनकी सालों की मेहनत से खड़ा किया बिजनेस उनसे एक झटके में छीन लिया गया। चंग वापस से जमीन में आ चुके थे। उसके बाद वो अपने फैमिली के साथ गांव वापस लौट गए, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वॉन की सेविंग्स थी और वो काफी कॉन्फिडेंट थे कि वो फिर से एक बिजनेस बना लेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के साथ कोरिया में जापान का रूल भी खत्म हो गया। कोरिया के नदर्न एरिया में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और सदर्न एरिया में अमेरिका का, क्योंकि इन दोनों ने वर्ल्ड वॉर 2 में मिलके जापान के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी। इसी के चलते कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया में डिवाइड हो गया। 1946 में चंग वापस सोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना था बट इस बार नाम नया था। उन्होंने इस बार नाम रखा हुंडई ऑटो सर्विस। हुंडई मतलब मॉडर्न कार रिपेयर का बिजनेस। उसके बाद उनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, तभी चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्स के लिए बिल्डिंग बना रही है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया, लेकिन उनके पास कंस्ट्रक्शन का वो पैशन अभी भी जिंदा था जो उन्होंने अपने यंग एज में एक बार लेबर की तरह काम करके सीखा था। और इसलिए उन्होंने 1947 में 31 साल की उम्र में हुंडई सिविल वर्कर्स अपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री ले ली। शुरुआत में उन्होंने काफी छोटे मोटे काम किए, लेकिन 1950 आते आते उनकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिल रहे थे और अब ये उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था और तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उन्होंने एक छोटी सी टीम से वापस से शुरुआत की और कैन डू मोटो अपनाया, मतलब अगर प्राइस सही है तो वो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने को तैयार थे। वॉर चल ही रहा था, ऐसे में उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई, कई बार लॉसेस भी हुए, लेकिन एक बार जवान देने के बाद उन्होंने कभी भी किसी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। उनकी इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण उनकी अमेरिकन से काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप्ड हो गई थी। दोस्तों, 1952 में वॉर खत्म हो गई थी, लेकिन चंग को फिर भी अमेरिकन से कंस्ट्रक्शन मिलते रहे और बाद में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी कंट्री को रीबिल्ड करने के लिए बिजनेस, डैम, रोड्स को तेजी से बिल्ड करना चालू कर दिया। इन सब में हुंडई ने मेजर रोल प्ले किया। उनके बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिली। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयंग डैम और उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्योंगब्यू एक्सप्रेस हुंडई ने ही बनाया था। 1960s में चंग 50 साल के हो चुके थे और सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, बट वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर की रोड बना चुके थे और अब बारी थी उन्हें रोड्स में चलने वाली कार्स बनाने की। दोस्तों, 1967 में चंग ने स्टैब्लिश की हुंडई मोटर्स कंपनी और 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की, जिसमें वो फोर्ड की कार्स को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुल चला, जिसके बाद दोनों कंपनीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगे। फोर्ड नहीं चाहता था कि हुंडई अपनी खुद की कार बनाए और इसलिए 1973 में चंग ने ही ये पार्टनरशिप खत्म कर दी। उसके बाद चंग इमीडिएटली एक नए पार्टनर ढूंढने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स और फॉक्सवैगन जैसी कंपनी से भी डील करने की कोशिश की, लेकिन सब ने मना कर दिया। फाइनली उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी हुंडई को कार्स बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि इस डील में हुंडई अपनी ब्रांडिंग और अपने दिए नाम के साथ बाहर बेच सकता था।
उसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक आदेश निकाला कि उन्हें एक सिटीजन्स कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और उसमें केवल साउथ कोरिया में बने पार्ट्स ही यूज हो। दोस्तों 1976 में चंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और हुंडई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर मास प्रोड्यूस कार हुंडई पोनी। अपनी अफोर्डेबिलिटी के कारण ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते ही देखते हुंडई ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था और वहां की वो सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन दोस्तों इसमें एक कैच था, साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट केवल 30,000 कारों का ही था, जो प्रॉफिटेबिलिटी होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। ऑल्सो हुंडई पोनी साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस थी, ओवरसीज मार्केट में उतनी ही बड़ी फेलियर थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेंट उतर जाता था और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज आते रहते थे और इन्हीं रीजंस की वजह से हुंडई मोटर्स कंपनी पिछले 7 साल से लॉस में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा उन्हें ये कंपनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया। कंपनी बंद करना तो दूर, वो एक नई कार फैक्ट्री बनाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस हो सके। कंपनी के मैनेजमेंट को यह डिसीजन समझ में ही नहीं आया। आखिर 30,000 कार्स के मार्केट में हम 3 लाख कार्स कैसे बेचेंगे? बट चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरियन इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी और हर साल हजारों लोग पॉवर्टी से निकलकर इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहे थे, जिसका मतलब ये था कि अगले कुछ सालों में कार्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली थी। दोस्तों हुंडई का ये प्लान था कि हम अपने कंट्री में तो इस कार को बेचेंगे ही, अब हम फॉरेन में भी एक्सपोर्ट करेंगे। 1980 में ये फैक्ट्रियां रेडी हुई। 1982 में हुंडई ने कई सारे इंप्रूवमेंट के साथ अपनी पोनी 2 कार को लॉन्च किया। न केवल ये कार साउथ कोरिया में सुपर हिट रही, बल्कि उसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसी कंट्रीज में भी सक्सेसफुल एक्सपोर्ट किया गया। वहीं दोस्तों अगले कुछ सालों में हुंडई ने 4 लाख कारें बेची और प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। हुंडई अब ग्लोबल लेवल पे एक डिसेंट कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का टफेस्ट और बिगेस्ट कार मार्केट यानी यूएसए को क्रैक करना अभी भी बाकी था। दोस्तों इंटरनेशनली एक डिसेंट कार कंपनी से एक मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएसए में सक्सेसफुल होना जरूरी था। हुंडई ने यूएसए मार्केट को स्टडी किया तो देखा कि जापानीज ने कॉम्पैक्ट कार्स का सेगमेंट कैप्चर कर रखा है और यूएसए कंपनीज को मिड और लार्ज साइज मार्केट में ऑलरेडी कट थ्रोट का कंपटीशन है। इसलिए हुंडई ने सब कॉम्पैक्ट मार्केट को टारगेट किया, जहां कंपटीशन वर्चुअली जीरो था। साथ में हुंडई ने देखा कि यूएसए में सेकंड हैंड कार्स का मार्केट बहुत बड़ा था। उन्होंने इन्हीं कस्टमर्स को सेकंड हैंड कार्स के प्राइस में अपनी नई हुंडई की एक्सेल ऑफर की, वो भी 5 साल की वारंटी के साथ। इस स्ट्रेटेजी ने यूएस के कार मार्केट को हिलाकर रख दिया। सेकंड हैंड कार बायर इंस्टेंटली हुंडई एक्सेल में शिफ्ट हो गए। 1986 हुंडई ने यूएसए में करीब 1,70,000 एक्सेल बेची और 1987 में करीब 2,60,000। इन दोनों ही साल में हुंडई एक्सेल यूएसए की टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई। यूएस मार्केट में तब इतनी बड़ी इनिशियल सक्सेस किसी भी कार कंपनी ने नहीं देखी थी और इसी के साथ हुंडई ग्लोबल लेवल पे एक मेजर कार कंपनी की तरह एस्टेब्लिश हो गई। और उसके बाद चंग 72 की एज में हुंडई से रिटायरमेंट ले लेते हैं, जिसके बाद उनके भाई और बेटों ने कंपनी की कमान संभाली और पहले जैसे ही डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को चलाया। दोस्तों हुंडई आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है और केवल 2022 में उन्होंने करीब 40 लाख कार बेची थी। वैसे तो हुंडई ग्लोबली केवल अपने कार बिजनेस के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ये भी जानते होंगे कि हुंडई ग्रुप में टोटल 42 अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे हुंडई एलिवेटर, हुंडई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनीज है। और हुंडई के ही कारण साउथ कोरिया आज जापान को पीछे करके दुनिया की सबसे ज्यादा शिप्स बनाने वाली कंट्री बन पाई है। दोस्तों साउथ कोरिया के लिए हुंडई एक नॉर्मल कंपनी नहीं है। हुंडई एक इंस्टीट्यूशनल है जिसने कंट्रीज को रीबिल्ड किया है, हजारों जॉब्स क्रिएट किए हैं और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाया। और इन सब की शुरुआत की गांव के एक ऐसे लड़के ने जिसके पास फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन उसके पास था एक सोच कि मुझे कुछ बड़ा करना है। उसके पास था एक विजन और सबसे इंपॉर्टेंट, अ डिजायर फॉर बेटर।
तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।